अगर आपके घर के पास कोई समोसे या मिठाई की दुकान है तो आपने जरूर नोटिस किया होगा कि हर दिन वहां पर भीड़ लगी रहती है। एक छोटी सी दुकान की कमाई आसानी से 10,000 से ऊपर चली जाती है। लेकिन हैरानी वाली बात यहाँ पर यह है कि इतनी मोटी कमाई होने के बावजूद भी अक्सर टैक्स नहीं चुकाया जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सारी दुकानें इनफॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा होती है। यानी कि बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के, बिना टैक्स भरे पूरा कारोबार कैश से चलता है। आपके गली मोहल्ले में मिठाई की दुकान, गोलगप्पे वाला, ट्यूशन क्लासेस, बुटीक या फिर लोकल जिम, ये सारे के सारे छोटे व्यापार तो नजर आते हैं, लेकिन इनकी सालाना कमाई लाखों में होती है। और सरकार की नजर से ये जो कमाई है वो अक्सर छिपी रह जाती है। अब सरकारें इस पर सख्ती बरतने लगी है। कर्नाटक सरकार ने ऐसे व्यापारियों को टैक्स नोटिस भेजना शुरू कर दिया है जिनके सालाना यूपीआई ट्रांजैक्शन 20 लाख रुपए से ऊपर है। सरकार का मानना है कि अगर इतना बड़ा डिजिटल लेन देन हो रहा है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन और टैक्स चुकाना जरूरी है। और इसी वजह से सरकार ने गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे पेमेंट ऐप से ये पूरा डेटा मंगवाया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि किन अकाउंट्स में बड़ी रकम को ट्रांसफर किया जा रहा है। ताजा उदाहरण कर्नाटक के हावेरी का है, जहां सब्जी बेचने वाले 48 साल के प्रकाश को 29 लाख का टैक्स नोटिस मिला है क्योंकि पिछले 4 सालों से उनके यूपीआई अकाउंट में 40 लाख का लेन देन हुआ है। प्रकाश का कहना है कि फल और सब्जियों पर जीएसटी नहीं लगता है और इसीलिए उन्होंने कभी जीएसटी नंबर बनवाने की जरूरत नहीं समझी। लेकिन सिर्फ यूपीआई से पेमेंट लेने की वजह से उन्हें अब टैक्स और पेनल्टी भरने को सरकार द्वारा कहा जा रहा है। कर्नाटक के बेंगलुरु में 22,000 से ज्यादा छोटे और मछली व्यापारी राज्य सरकार की तरफ से भेजे गए जीएसटी नोटिस से काफी ज्यादा परेशान हैं। इनमें से तकरीबन 9,000 दुकानदारों को 4 साल के गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी बकाया भुगतान के नोटिस मिले हैं। कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने दूध, फल फूल, सब्जी बेचने वालों को भी 2 लाख तो किसी को 90 लाख रुपए तक के नोटिस भेजे हैं। और इससे नाराज छोटे दुकानदारों ने पूरे बेंगलुरु में यूपीआई पेमेंट बंद कर दिया है। वो सिर्फ कैश पेमेंट ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपनी दुकानों पर ओनली कैश की पर्ची भी चिपका दी है। और जिसके बाद कर्नाटक की जो सरकार है वो हरकत में आई है। बुधवार देर शाम व्यापारिक संगठन, कर विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया। 3 घंटे मंथन के बाद में सीएम सिद्धरमैया ने बताया कि बीते 2 से 3 साल तक का टैक्स नहीं देना होगा, बशर्ते सभी व्यापारियों को जीएसटी अधिनियम के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कमर्शियल टैक्स विभाग ने छोटे दुकानदारों को 4 साल के जीएसटी बकाया के नोटिस भेजे हैं। बकाया में कारोबार के टर्नओवर में उनके निजी यूपीआई लेन देन भी शामिल है। व्यापारी इसी बात से नाराज है। सीएम का यहाँ पर दावा है कि व्यापारिक संगठनों ने 25 जुलाई को बेंगलुरु बंद वापस ले लिया है। हालांकि ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि यूपीआई से पेमेंट लेना शुरू होगा या नहीं। साथ ही एक और व्यापारी का किस्सा इसमें और देखने को मिला है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी इलाके के मीट कारोबारी मोहम्मद अराफत का केस काफी ज्यादा दिलचस्प है। वो बताते हैं कि वो जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें 91 लाख रुपीस का नोटिस मिला है। पहली बार धंधा बंद करने की उनके पास नौबत आ चुकी है। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि अगर ये साबित हो जाता है कि ये लेन देन सिर्फ सब्जी बेचने के लिए हुआ है तो नोटिस वापस ले लिया जाएगा। लेकिन सवाल सिर्फ प्रकाश का या फिर किसी अन्य व्यापारी का नहीं है। ये अब पूरे कर्नाटक में एक डर का माहौल बन चुका है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर सरकार खुद ही डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देती है तो उन्हीं पेमेंट्स के लिए टैक्स नोटिस उनको क्यों भेजे जा रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने भी सरकार को इस बात की चेतावनी दी है कि अगर छोटे व्यापारियों पर जरूरत से ज्यादा टैक्स दबाव डाला जाएगा तो वो दोबारा कैश ट्रांजैक्शन पर लौट सकते हैं, यानी कि डिजिटल सिस्टम से वो बाहर निकल जाएंगे, जिससे कि टैक्स चोरी को रोकना उनके लिए कई गुना मुश्किल हो सकता है। जीएसटी का असली मकसद था सभी व्यापारियों को फॉर्मल इकोनॉमी में लाना, लेकिन अगर छोटे दुकानदारों को डराया जाएगा तो वो कभी भी इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। एसबीआई की सलाह है कि टैक्स कंप्लायंस के लिए जागरूकता जरूरी है, ना कि व्यापारियों के साथ जबरदस्ती करना। व्यापारियों को समझाकर, भरोसे में लेकर ही टैक्स सिस्टम को मजबूत किया जा सकता है। तो अगर आप भी कोई छोटा व्यापार करते हैं और आपकी सालाना कमाई 20 लाख रुपए के आसपास है या उससे थोड़ी ज्यादा है, तो आप अभी वक्त है कि आप अपनी इनकम डिटेल्स को सही तरीके से दिखा दें। इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसे कई तरह के इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, परचेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी को रिप्लेस करने के लिए 2017 में लागू किया गया था। जीएसटी में 5%, 12%, 18% और 28% के 4 स्लैब होते हैं।
जीएसटी को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सीजीएसटी यानी कि केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया जाने वाला टैक्स, एसजीएसटी यानी कि राज्य सरकार द्वारा एकत्र जो टैक्स किया जाता है वो, आईजीएसटी यानी कि अंतर्राज्यीय लेन देन और आयात पर लागू केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विभाजित होने वाला टैक्स। 1 जुलाई को जीएसटी लागू हुए पूरे 8 साल हो जाएंगे। और आपको बता दें कि जुलाई 2017 को देश में जीएसटी लागू किया गया था। इस दौरान टैक्स कलेक्शन के आंकड़ों ने नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 22.08 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो सिर्फ 5 साल पहले 2020-21 में सिर्फ 11.37 लाख करोड़ था। यानी कि 5 सालों में टैक्स वसूली जो है वो दोगुनी हो गई है। 2024-25 में हर महीने औसतन जीएसटी कलेक्शन जो है वो 1.84 लाख करोड़ रुपए रहा है। ये 5 साल पहले यानी कि 2020-21 में 95,000 करोड़ रुपए था। जीएसटी लागू होने के वक्त 2017 में रजिस्टर्ड टैक्स पेयर की संख्या 65 लाख थी, जो अब बढ़कर 1.51 करोड़ से ज्यादा हो गई है। इससे सरकार का टैक्स बेस भी मजबूत हुआ है। सरकार का कहना है कि जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स कलेक्शन और टैक्स बेस दोनों ही जबरदस्त तरीके से बढ़े हैं। इससे देश की फिस्कल पोजीशन तो मजबूत हुई है, साथ ही टैक्स सिस्टम ज्यादा पारदर्शी और आसान बन चुका है। सरकार ने अप्रैल 2025 में गुड्स एंड सर्विस टैक्स से 2.37 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे। सालाना आधार पर इसमें 12.6% की बढ़ोतरी हुई है और ये जीएसटी कलेक्शन का रिकॉर्ड है। इससे पहले हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन का रिकॉर्ड अप्रैल 2024 में बना था। तब सरकार ने 2.10 लाख रुपए जुटाए थे। जीएसटी कलेक्शन इकोनॉमी हेल्थ का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। हायर कलेक्शन मजबूत कंज्यूमर स्पेंडिंग, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और इफेक्टिव टैक्स कंप्लायंस का संकेत देता है। अप्रैल महीने में बिजनेसेस अक्सर मार्च से वर्ष के अंत तक लेन देन का जो क्लियरेंस होता है उसको कर लेते हैं, जिससे टैक्स फाइलिंग और कलेक्शन में वृद्धि होती है। लेकिन हाल फिलहाल में अगर कर्नाटक के मामले को देखा जाए तो सरकार को भी चाहिए कि वो छोटे व्यापारियों को सहयोग करे, ना कि उनको डराए, ताकि वो भी फॉर्मल इकोनॉमी में शामिल हो सके और उन्हें भी सभी फायदे मिले जो रजिस्टर्ड व्यापारियों को अक्सर मिलते हैं। तो आपकी हमारी इस कहानी को लेकर, इस जानकारी को लेकर क्या विचारधारा है, आप हमें जरूर साझा कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।